हाँ जी, तो कैसे हो आप सब लोग? मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ नया वीकली बाज़ार टॉक लेके। इस वीकली बाज़ार टॉक में मेरी एक छोटी सी कोशिश होगी, रादर हमारी पूरी टीम की तरफ से एक छोटी सी कोशिश होगी कि बाय द एंड ऑफ दिस सेशन हम आपको रियल स्टेट की एक बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग दे दें। तो अगर आपको रियल स्टेट के बारे में कुछ भी नहीं पता है एंड आप रियल स्टेट इंडस्ट्री को समझना चाहते हैं, आप बिल्कुल क्लूलेस हैं, आपको समझ नहीं आता है कि सर कहाँ से शुरुआत करूं, दिस कुड बी द परफेक्ट वीडियो टू वॉच। मैं एक चीज़ इसमें बता देता हूँ, मैं आपको इसमें ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि आपको रियल स्टेट में इन्वेस्टिंग कैसे करनी चाहिए, कि रादर आप यहाँ रियल स्टेट खरीदो और वहाँ मत खरीदो। नहीं, हम रियल स्टेट बिजनेस को एनालाइज करना सीख रहे हैं, रियल स्टेट कंपनीज को कैसे पढ़ना है वो सीख रहे हैं। तो अगर आप इसको लेके बहुत सिंसियर हो तो आप शांति से वीडियो को पॉज करो, जाके अपने नोट्स ढूंढो, एक नोटबुक लो, एक पेन लो और लेके बैठो और धड़ल्ले से अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, आप नोट्स बना के प्लीज़ अगर हो सके तो आप नीचे कमेंट में डालना, आई विल अप्रिशिएट दैट। ठीक है, तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। दिस इज पार्थ वर्मा, वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। आप लोग प्लीज़ जाके लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दो यार। देखो, रियल स्टेट अगर आप देखते हो तो रियल स्टेट 2000 कैलेंडर ईयर 2024 में उन चुनिंदा कुछ सेक्टर्स में से है जिन्होंने निफ्टी को बहुत बड़े मार्जिन से बीट करा, मिड कैप और स्मॉल कैप को खासकर। समझ रहे हो? बड़े मार्जिन से बीट करा, मिड कैप स्मॉल कैप को भी मार्जिन से बीट करा, निफ्टी 50 तो कर ही करा। समझना, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या अलग हो गया रियल स्टेट में कि 40% के रिटर्न, 34% का CAGR रिटर्न इंडेक्स लेवल पे मिल गया है। समझना, तो इसके लिए अपने को समझना पड़ेगा कि यार रियल एस्टेट जो है ना, इट्स अ साइक्लिकल बिजनेस। साइक्लिकल बिजनेस का क्या मतलब है? कभी ये ऊपर जाता है, फिर थोड़ा टाइम बाद नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। इस समय ये अप साइकिल में है। कोई भी इंडस्ट्री जो साइक्लिकल है, ठीक है, उसकी चार पोजीशंस होती हैं, वो चार डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में होती हैं साइकिल के। एक होता है साइकिल का बूम, दिस इज साइकिल का बूम। ठीक है, फिर एक होता है साइकिल का बर्स्ट, दिस इज साइकिल का बर्स्ट, द साइकिल गॉट बर्स्ट। फिर एक होता है कंसोलिडेशन, दिस इज कंसोलिडेशन भाई। समझना, टाइट फेस ऑफ कंसोलिडेशन। और फिर स्टार्ट होता है राइज, नाउ इट इज स्टार्टिंग राइजिंग अगेन। समझिए, ये चीजें होती हैं। समझ लो, दिस इज हाउ अ साइकिल वर्क। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, अपने को ये समझना है कि इस समय जो रियल स्टेट का मार्केट है उसमें क्या वेराइटीज़ अवेलेबल हैं बेचने के लिए बिल्डर्स के पास, व्हाट आर द डिफरेंट वेराइटीज़ विच आर अवेलेबल। तो रियल स्टेट मार्केट इस समय दो भागों में डिवाइडेड है। एक है कमर्शियल रियल स्टेट, जिसमें ऑफिस, वेयर हाउस, इंडस्ट्रियल हाउसेज, मॉल्स, रिटेल स्पेसेस ये सब आ जाती हैं। सेकेंड है रेसिडेंशियल। अब रेसिडेंशियल जो है ना, वो तीन अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड है। एक वो सिटी वाइज डिवाइडेड है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 1 बोले तो मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद। टीयर 2 बोले तो पुणे, इंदौर, नागपुर, इस तरह के सिटीज़। ठीक है, रायपुर, रांची, भिलाई, इस तरह के सिटीज़। टीयर 3 बोले तो और छोटे सिटीज़, अकोला, धुलिया, नो, स्मॉल स्मॉल सिटीज़। फिर रेसिडेंशियल तीन अलग अलग प्राइसिंग के हिसाब से डिसाइड होता है, अदर चार प्राइसिंग के हिसाब से बांटा हुआ इंडस्ट्री में। एक है अफोर्डेबल, समझ रहे हो, प्रधानमंत्री गृह योजना, 10 लाख रुपए में 1 BHK का फ्लैट। फिर एक आता है मिड प्रीमियम। मिड प्रीमियम मतलब जहां पर एक बैंकर, एक बंदा जो सरकारी बैंक में काम कर रहा है, वो जहां पर फ्लैट लेने का इच्छुक होता है। समझ रहे हो आप? नॉर्मल कि यार एक इंदौर जैसा शहर है, क्योंकि मुझे इंदौर के रेट्स पता है, 2 BHK 3 BHK का फ्लैट है, 30-40 लाख रुपीज़ में बढ़िया फ्लैट आ रहा है, काम चल रहा है। फिर एक आता है लग्जरी। लग्जरी जहाँ पर बिजनेस क्लास के लोग जाते हैं, जिन्होंने 10 साल, 15 साल, 20 साल का बिजनेस करा हुआ है, जिनका पैकेज 1 करोड़ रुपए के आसपास है। समझ रहे हो? यहाँ पर फ्लैट की जो कॉस्ट जाती है वो 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपए के आसपास जाती है, जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट जाती है राधा। और फिर एक अल्ट्रा लग्जरी जहाँ 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ तक जाता है। फिर प्लेयर्स के हिसाब से तो कुछ तो हैं नेशनल डेवलपर्स, जैसे DLF हो गया आपका, ओबरॉय हो गया, ये सब है नेशनल डेवलपर। और बहुत सारे रीजनल डेवलपर्स भी हैं। रीजनल डेवलपर्स जैसे कोल्टे पाटिल, समझना, दिस इज अ रीजनल डेवलपर। प्रोजोन, प्रोजोन ईजू करके, इंजू करके कोई एक कंपनी है, वो सर स्मॉल डेवलपर, लोकल डेवलपर। ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है रियल स्टेट मार्केट इस पॉइंट ऑफ टाइम पर।
नाउ प्लेयर्स आप देखो, मार्केट में कौन कौन से प्लेयर होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है ना, सबसे पहला जो होता है वो होता है लैंड का ओनर। ठीक है, लैंड ओनर। ये क्या करता है, ये जमीन का मालिक है। समझना, ये लैंड एक्वायर करेगा। समझ रहे हो, ये लोग लैंड को एक्वायर करते हैं, इनके पास लैंड्स होती हैं बहुत ज़्यादा। फिर ये लोग क्या करते हैं, एक डेवलपर को ढूंढते हैं। बिल्डर अभी नहीं आया है इसके अंदर, अलग है बिल्डर। समझना, डेवलपर को ढूंढते हैं। डेवलपर क्या करेगा, डेवलपर उस खाली लैंड पे पूरी की पूरी प्लानिंग और लैंडस्केपिंग करेगा। पूरी प्लानिंग का जो जिम्मा है, समझ रहे हो, पूरा का पूरा जो प्लानिंग है, फिनेंसिंग है, कहाँ से फिनेंस होगा पैसा, वो सब डेवलपर की माथाफोड़ी होती है। समझ रहे हो, वो डेवलपर का काम है। फिर डेवलपर क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन को आउटसोर्स कर देते हैं। जनरली आप देखोगे तो लोग बिल्डर और डेवलपर बोलते हैं। वी आर डेवलपर्स एंड बिल्डर्स, डीएलएफ डेवलपर्स एंड बिल्डर्स। समझ रहे हो, ओबरॉय डेवलपर्स एंड बिल्डर्स, दीज आर द डिफरेंस बिटवीन डेवलपर्स एंड बिल्डर्स। अगर आप बिल्डर नहीं हो, आप बाहर किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो कंस्ट्रक्शन का, तो कॉन्ट्रैक्टर आ जाता है। यूजुअली क्या होता है, एक जॉइंट वेंचर मॉडल में काम चलता है, रेशो बोलते हैं जिसको। जिसका लैंड है वो 40-50% लेगा, 60% लेगा, और जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो 40% लेगा। जो भी इन्वेंट्री बिकेगी उसकी 50% लेगा। 50-50 की डील है, 60-40 की डील है, इस तरह की डील्स होती हैं। समझना, अब अपने को देखना है कंस्ट्रक्शन के टाइप्स क्या है। तो एक तो नए कंस्ट्रक्शन है, रीडेवलपमेंट है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होगा, कोई भी रियल एस्टेट कंपनी अगर है तो वो किन किन सोर्सेज से रेवेन्यू कमा सकती है। नंबर वन, एक तो है सेल ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टेड यूनिट्स, है ना, यूनिट्स बेच के कमा सकती है। दूसरा, क्या रेंटल भी बहुत प्रोमिनेंट इनकम होती है क्या कंपनीज की रियल एस्टेट बिजनेस में। कंपनीज बड़े बड़े मॉल्स बनाती हैं, दुकानें रेंट पे दे देती हैं। जैसे इंदौर में एक ग्रुप है, ट्रेजर ग्रुप, उसका काम यही है। ट्रेजर मॉल, C21 मॉल, ये मॉल, वो मॉल, मॉल्स बनाता है। फिनिक्स सिटाडल मॉल, मॉल बनाता है। फिनिक्स ग्रुप आया अभी इंदौर में, मॉल बनाता है, मॉल बना के किराए पे दे देता है। समझना, और इन दोनों का काम भी हो सकता है, सेल प्लस रेंटल। समझना, ये तीन तरह की इनकम आपको दिख सकती है, तैयार रहना इसके लिए। ठीक है, आगे। अब आप देखो थोड़ा यूनिकनेस क्या होती है। यूनिकनेस पता है क्या होती है, इसकी यूनिकनेस होती है साइकिल की, कि ये जो साइकिल वापस जब इस स्टेज पे पहुंचती है ना, ये जो पीरियड होता है ना, एक पॉइंट साइकिल के एक एंड से दूसरे एंड तक का, ये पीरियड कई ईयर्स तक का होता है। मैनी ईयर्स, इन्फिनिटी लिख दिया मैंने, बट मैनी ईयर्स होता है। कारण समझना क्या होता है, अगर इस समय रियल स्टेट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, बड़ी डिमांड रियल स्टेट में खड़ी हुई है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, ठीक है, तो क्या होगा पता है क्या, उसको डिलीवर करने में, उस डिमांड को फुलफिल करने में थोड़ा समय लगेगा। आज सडनली डीएलएफ ने मान लो 1,000 फ्लैट की बुकिंग कर दी, तो अब वो 1,000 फ्लैट बनने में समय तो लगता है, 3 साल 4 साल का टाइम लगेगा अपने। तो आज क्या लोग खाली खेत का पैसा दे रहे हैं डीएलएफ को? यस, इट इज, आई एम नॉट किडिंग। रेरा अप्रूवल आ गया बस, और मैं समझाऊंगा आपको रेरा भी क्या है, समझना। बट खाली खेत का पैसा मिलता है, डिलीवरी में टाइम लगेगा। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, एक साथ क्या 100-200 फ्लैट्स तो ठीक है, बट क्या बड़ी जो कॉलोनीज होती हैं उसमें क्या एक साथ 5-5 हजार, 7-7 हजार की इन्वेंट्री तैयार हो जाती है। अब जब ये इन्वेंट्री पूरी तैयार हो गई ना, उस टाइम तक डिमांड पूरी ठंडी हो जाती है। क्या होता है, आज जब मेरे पास डिमांड ज्यादा है तो कंस्ट्रक्शन जो होगा वो आज की डिमांड के हिसाब से फ्यूचर को देखते हुए करता है। ठीक है, जैसे ही वो इन्वेंट्री रेडी होगी उस समय तक शायद इतनी डिमांड ना हो, अपन समझेंगे अभी वेरियस रियल स्टेट साइकिल्स को समझेंगे। ठीक है, और उस समय तक अगर डिमांड नहीं होगी और फ्लैट्स बन के तैयार हैं या प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी प्रोग्रेस में हैं, तो क्या ओवर सप्लाई हो जाएगा, मतलब अब इन्वेंट्री भरी पड़ी है और डिमांड अभी गायब है। इस चीज के कारण बहुत ज्यादा एक प्रोलॉन्ग्ड गैप हो जाता है। अब अपन थोड़ा समझते हैं इस समय रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है। आप अगर देखोगे तो ये जो है ना, ये ग्राफ आपको दिखाता है कि पिछले 2 साल में, पिछले 2 सालों में, 8 क्वार्टर्स में, 6 क्वार्टर्स में, 1.5 साल में जो भी नए मकान बने हैं, ठीक है, जिस भी शहरों में, ये अलग अलग लाइन, अलग अलग सिटीज की लाइन है, ध्यान से समझना। पिछले 1.5 साल में 5 अलग अलग शहरों के जो मकान बने और बिके हैं, उनकी प्राइस का एनालिसिस कराए, और कितने परसेंट
जो नए यूनिट्स बन रहे हैं वो 2.5 करोड़ रुपए के ऊपर हैं। अगर आप देखोगे तो ये जो रेड कलर की लाइन आपको दिख रही है 68%, ये दिल्ली की लाइन है। इसका मतलब पिछले क्वार्टर, अभी Q2 ऑफ FY24 लास्ट ईयर तक जब अपने पीक पे चल रहा था, कि दिल्ली में उस क्वार्टर में बन के तैयार होने वाले 68% फ्लैट्स क्या 2.5 करोड़ रुपए के ऊपर थे। उसके अगेंस्ट में दूसरे शहरों में अगर आप देखोगे तो 20%, 10%, 5%, और पुणे में सिर्फ 2% अफोर्डेबल लिविंग है पुणे में। समझ रहे हो यहां पर क्या हो रहा है ना, ड्यू टू इनकम इनइक्वालिटी, एक ही जगह एक ही रीजन में दो अलग अलग एरियाज के अंदर प्राइस का बहुत बड़ा मिसमैच है। एक लैंड पार्सल है जहां 100 करोड़ रुपए का एक फ्लैट बिक रहा है, और उससे 200 मीटर दूर के ऊपर एक छोटी सी बिल्डिंग बन रही है जहां पर सामान्य कीमत में एक फ्लैट बिक रहा है। पता नहीं कितना बड़ा एक, आई वुड से, एक मिसअलाइनमेंट और एक इनइक्वालिटी आ रही है। समझना, अगर आप देखोगे तो क्या रीजन है, ऐसी क्या आग लग गई किसी को कि वो 100 करोड़, 120 करोड़, 170 करोड़ रुपए के फ्लैट ले रहे हैं। अगर आप देखोगे, और इन जनरल भी अगर आप देखोगे कि क्या रीजन है सर कि रियल एस्टेट एक ग्रोइंग सेक्टर है इंडिया में। टेल विंड्स बोलते हैं उसको। टेल विंड मतलब पिछवाड़े से हवा लग रही है तो आदमी भाग रहा है आगे आसानी से, है ना। तो सबसे पहले तो इंक्रीजिंग इनकम है। अगर आप ये नाइट फ्रैंक करके एक रिसर्च कंपनी, पूरा क्रेडिट उनको जाता है, उनकी रिसर्च है, शानदार रिसर्च है। वो रिसर्च ये बताती है कि 2005 में जो हाई इनकम ग्रुप था वो सिर्फ 1% था, और अपर मिडिल क्लास 7% था। और 2030 का जो फोरकास्ट है उनका वो ये है कि 44% जो इंडिया की जनरेशन है, वो जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो अपर मिडिल क्लास होगी। 2018 में 21% थी, और 21% से बढ़ के ये 44% हो जाएगी। जो हायर क्लास है वो 77, और ये 34। लोअर मिडिल क्लास लोग भी रियल एस्टेट का सपना देख रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है, हर जगह लोग बढ़ रहे हैं, लोगों की इनकम जनरली बहुत ज़्यादा शूटअप मार रही है। समझना। फिर दूसरा क्या, अर्बनाइजेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। आदमी विलेज में तो उसके पास, सर मेरे पास 10 बीघा खेत है, जितना बड़ा आपका फ्लैट है उतना बड़ा तो हमारा बाथरूम है। हाँ तो फिर विलेज में बैठो। समझ रहे हो, अब लोगों को क्या है पता है, अर्बनाइजेशन भी चाहिए। समझ रहे हो, मेरे को लिफ्ट से मेरे घर में घुसना है, और मेरे को, यू गेटिंग माई पॉइंट, द अर्बनाइजेशन इज इंक्रीजिंग। लोग जैसे जैसे नए शहर में आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी, देर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए माइग्रेट होना इज द वेरी बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट। इंसान ये सदियों सालों से करता आ रहा है। समझ रहे हो, चाइनीज इब्ने बतूता और ये सब ट्रैवलर, समझ रहे हो, गुजरातीज माइग्रेट कर गए, नाम्बिया, युगांडा, यहाँ पर सब देखना पढ़ना कभी इनके बारे में। तो पीपल आर ट्रैवलिंग। बट क्या होता है जब आप गांव से निकल के शहरों में आ रहे हो, इंदौर शहर हो गया, पुणे हो गया, बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, अफोर्ड नहीं कर पाता है ना आदमी, लैंड लेके थोड़ा ना मकान बना पाएगा। तो उस समय क्या कर रहे हैं लोग, वॉट दे विल डू, दे विल कंस्ट्रक्ट, right? They will not go with the construction, rather they will go to the flats. तो रियल स्टेट अगेन इट इज गिविंग अ पंप अप टू द रियल स्टेट मार्केट्स। उसके बाद अगर आप देखोगे तो कमर्शियल रियल एस्टेट जो है ना वो इंडिया में फट गया है बहुत बुरी तरीके से। आप ऑफिस स्पेस देखो, 2023 में इस समय 969 मिलियन स्क्वायर फीट की ऑफिस स्पेस अवेलेबल है। और फोरकास्ट है, नाइट फ्रैंक रिसर्च का अगेन फोरकास्ट है कि 2034 के अंदर आते आते ये जो है ये 2693 मिलियन स्क्वायर फीट हो जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट ये 2.5 2.6x हो जाएगा, 2.5x। समझना, क्या कारण है इसका, लोग ऑफिसेज ओपन कर रहे हैं। इंडिया में अगर आप देखोगे तो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स बहुत बढ़ गए हैं। सर ये ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर क्या होता है, एक यूएस की कंपनी मान लो जो रिसर्च का काम करती है, तो क्या करती है, अपना पूरा काम में से 75% काम वो खुद करेंगे, और जो बचा हुआ 25% काम है जिसमें उनको लगता है बहुत टाइम लग जाता है, वो 25% काम वो इंडिया भेज देते हैं। और इंडिया में जो बंदा तैयार बैठा है 40,000 50,000 में, वो ये काम कर देता है। तो बेसिकली उनको चीप लेबर मिल जाती है। तो अब क्या हो रहा है, जो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स हैं ये सब अपने ऑफिस टीयर 2 सिटीज़ में खोल रहे हैं, जैसे जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, चंडीगढ़, इंदौर अगेन। समझना, तो उसके कारण रियल स्टेट सेक्टर फटे पड़ रहा है पूरा। टेलवेंड और क्या दिख रही है, इंक्रीज्ड हाउस होल्ड इनकम, लोगों की घर की आय बढ़ रही है। समझ रहे हो आप, स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है। समझ रहे हो, लोग क्या है ना, अब एक प्रोफेशनल, एक कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशनलाइज सेटअप में जाना चाहते हैं। दे वांट अ कॉस्मोपॉलिटन लिविंग, कि हाँ सर मॉल हो घर के आगे,
हम मॉल में जाएं, सैटरडे संडे चिल करें, फूड कोर्ट में बैठे हैं फैमिली के साथ, मल्टीप्लेक्स देखें, बच्चों को प्ले जोन में लेके जाएं। दिस इज़ द रियलिटी। आप लोग अभी उस जोन में नहीं हो, इसलिए आप उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, बट आपको समझना है ना आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। क्या आपकी उम्र का बच्चा रियल स्टेट खरीद रहा है कि 18 से 24 साल का? नहीं ना। कौन खरीदता है? पहला सपना, पहले घर का सपना कौन देखता है? व्यक्ति है, बच्चा हो गया छोटा, एक बीवी है, समझ रहे हो आप? फैमिली स्टार्ट करिए। नाउ द फर्स्ट थिंग वी वांट टू इन्वेस्ट इन आवर होम। तो आपको देखना है आपकी टारगेट ऑडियंस जो है वो 30 साल की, आपको उनके जैसा सोच के एनालाइज करना है ना चीज़ों को, आपको अपने जैसा नहीं सोचना है, ध्यान रखना। अब थोड़ा सा अपन पास्ट साइकिल्स को देखते हैं। 2008 से 2012 वाली जो साइकिल अगर आप देखोगे तो एक ह्यूज बूम था, जबरदस्त बूम था। ठीक है। क्या हुआ? 2008 में तो पीक बना दिया था रियल स्टेट ने। 2012 के अंदर फिर इन्फ्लेशन डबल डिजिट तक चला गया, इंडिया का इन्फ्लेशन 10% 11% तक पहुंच गया। तो उसने क्या करा? पूरे के पूरे रियल स्टेट मार्केट को ठंडा कर दिया। फिर अगर आप देखोगे उसके बाद तो 2013 से 2017 तक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए, पेंडिंग भी थे। इस दौरान क्या हुआ? बहुत सारे जो फ्रॉड बिल्डर्स थे उन्होंने क्या करा? एक प्रोजेक्ट का पैसा ले लिया, लैंड है वो तो, ठीक है, और कहीं दूसरी लैंड पे उसी पैसे से दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। तो एक प्रोजेक्ट के पैसे को दूसरे प्रोजेक्ट पे साइफन ऑफ करके वहां से भी पैसा उठा लिया। इस तरह की स्कैमिंग चल रही थी नए प्रोजेक्ट लॉन्चिंग के अंदर। ये 2013 से 2017 का एरा है। समझ रहे हैं? पीपीटी हम ज़रूर दे देंगे। तो ये पीपीटी हम दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वो ये पूरा का पूरा सब कुछ आराम से पढ़ सकते हो। फिर 2017 से 2019 तक देखोगे तो एक टाइट कंसोलिडेशन हुआ, और यहाँ पर काफ़ी सारे रिफॉर्म्स आए। अब ये रिफॉर्म्स क्या आए? एक तो आया जीएसटी, इसी पीरियड के दौरान डीमॉन आ गया जिसने रियल एस्टेट को पूरी तरीके से हिला के रख दिया। फिर आया रेरा, और साथ में एनबीएफसी का क्राइसिस आ गया। समझना, अगर आप चाहते हो कि मैं एनबीएफसी क्राइसिस पे या किसी भी टॉपिक पे अगर आप चाहते हो कि यार सर वीकली बाजार टॉक होना चाहिए, तो आप प्लीज़ नीचे सजेशंस दे सकते हो। 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट वीडियो को पॉज कर दो और मेरे लिए सजेशन दे दो कि आप क्या चाहते हो, किस चीज़ पे मैं आपको समझाऊँ आके एकदम लेमन टर्म्स में। किसी भी कोई भी कितना भी पुराना कितना भी नया कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंस टॉपिक, फाइनेंस समझना, बस वो ये होना चाहिए कि इट शुड बी यूजफुल फॉर एवरीवन, है ना, सब लोगों के लिए बहुत अच्छा हो। तो आई एम ओके। मैं आप लोगों को बोलूंगा कि मैं इसकी रिक्वेस्ट पे ये चीज़ लेके आया हूँ, डोंट वरी। ठीक है। तो रेरा जो आया ना उसने गेम चेंज कर दिया। अब रेरा क्या बोलता है पता है? रेरा बोलता है कि एक जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट में आपने मान लो माल बेचा, आपने 100 करोड़ का माल बेचा। अब ये 100 करोड़ का माल में से 70 करोड़ रुपए जो है ना, इसको एक अकाउंट में रखो। ये अकाउंट जो होगा ये एस्क्रो अकाउंट होगा। एस्क्रो अकाउंट मतलब रेरा जो है वो रेरा की हमेशा इसके ऊपर नजर रहेगी, इस अकाउंट के ऊपर। तो ये जो 70 करोड़ रुपए ना, इसको तू इस प्रोजेक्ट के अलावा और कहीं यूज नहीं कर सकता। तू तेरा 30% का प्रॉफिट निकाल ले, उसका जो करना है कर। आदमी ने देखो 100 दिया ना, 100 में से 70 उसके प्रोजेक्ट में लगना चाहिए, बात ध्यान रखना। दूसरा, पहले क्या होता था? बिल्डर्स क्या करते थे? ब्रोशर आपको कुछ और दिखाया, खाली जमीन पड़ी हुई तो ब्रोशर दिखा दिया। 3 साल बाद जब अब बनने जा रहा है मकान, जब बन रही सोसाइटी, तो कुछ और ही बन के निकल रही है। आप कहाँ किसको ब्रोशर क्या कागज बोले तो आप छाप के लाए, हमने तो कभी ऐसा छापा ही नहीं। तो अब क्या होता है? प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स, सारी टाइमलाइंस रेरा के अंदर पहले से दे दी जाती है, वो पब्लिक फोरम पे अवेलेबल होती हैं, सारी अप्रूवल्स, सारी कच्चे चिट्ठे। ठीक है, आप एक बार देखना हाउ टू सर्च द रेरा डिटेल्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट, और किसी भी रैंडम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की रेरा नंबर से उसकी डिटेल्स निकालना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। लैंड की डिटेल, क्या प्लानिंग है, कितने प्लॉट्स बिके हैं, कितने फ्लैट्स बिके हैं, क्या क्या एमिनिटीज़ हैं। अब वो पलट नहीं सकता, सारे के सारे अप्रूवल्स मिल जाएंगे, सारी पेंडिंग मार्केटिंग क्या टेक्निक है, क्या कर रहे हो, और साथ में क्या इनको हर 3 3 4 4 6 6 महीने में रेरा को कंटिन्यूसली अपडेट्स देनी पड़ती है? हेल यस। समझना, फिर एनबीएफसी क्राइसिस जब हुआ और उसके बाद जब जीएसटी आया, तो जीएसटी ने तो छोटे प्लेयर्स की कमर ही तोड़ के रख दी। क्या होता है आज के टाइम? अंडर कंस्ट्रक्शन अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, जो सबसे ज्यादा बिकती है रेडी यूनिट की जगह, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इसलिए बिकती है क्योंकि उसका प्राइस बहुत कम होता है। तो गवर्नमेंट को भी ये पता है, गवर्नमेंट ने ठग से उस पर 5% का ठोक दिया कि भैया 5% इस पर जीएसटी लगेगा। अब क्या हुआ? जो करंट साइकिल चल रही है, कोविड 19 में जब सब लोग 4 6 महीने घर में रहे ना, तो सबको लगा कि यार 1 रूम शॉर्ट है अपना घर, घर बड़ा होना चाहिए। इनकम भी तेजी से बढ़ी है 2020 के बाद लोगों की।
ठीक है, और सप्लाई का भी गैप बना हुआ था, समझना। तो इसके कारण क्या हुआ, एक नई साइकिल ने टर्न अराउंड लिया। अभी अगर आप देखोगे तो एक इन्वेंट्री टू सेल्स रेशियो होता है, जरा थोड़ा सा इस पे तवज्जो देना। 2017 में ये रेशियो 3.3 था। 3.3 का मतलब पता है क्या है? अगर मैं 1 रुपए की माल 1 रुपए का माल 1 साल में बेच रहा हूं, तो मेरे पास कितने साल के बराबर का माल रखा हुआ है? 3.3 ईयर्स के बराबर का। ये इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री, और ये सेल्स है। तो मतलब क्या ये बोल सकता हूं मैं कि मेरे पास 3.3 ईयर्स की सेल्स के बराबर की इन्वेंट्री रखी हुई है। हाईएस्ट इन्वेंट्री थी 2017 में। ठीक है, और आप अभी देखोगे तो वो इन्वेंट्री अपने लोवेस्ट लेवल पर है इस समय। अगर आप देखते हो 2024 9 मंथ जो कंप्लीट हुए लास्ट ईयर सितंबर में, ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो सितंबर जो एफआई जो कंप्लीट हुआ कैलेंडर ईयर 24 का, उस समय तक रियल एस्टेट सेक्टर के पास सिर्फ 1.4 ईयर्स का इन्वेंट्री था, समझना। तो अभी करंट सिनारियो क्या है? करंट सिनारियो ये है कि ये जो सारे फैक्टर्स हैं, जो भी अपन ने टेलविंड का डिस्कशन करा है, और जो कंसोलिडेशन फैक्टर्स हुए, कंप्लाइंसेस बढ़े, इसके कारण जो फ्लो गया है वो डेवलपर, टीयर 1 डेवलपर्स के पास गया। अगर आप देखोगे जो लिस्टेड डेवलपर्स हैं, उनका कंट्रीब्यूशन मार्केट शेयर 6% से बढ़ के 23% तक हो गया है, और लीडिंग अनलिस्टेड डेवलपर का मार्केट शेयर 11% से बढ़ के 20% तक हो गया है। आज भी नो डाउट रियल एस्टेट के अंदर सबसे बड़ा मार्केट शेयर जो होता है वो रीजनल प्लेयर का है, और इसीलिए रियल एस्टेट जो सेक्टर है वो बहुत बड़ा सेक्टर है। रीजन बीइंग द स्कोप ऑफ ग्रोथ, स्कोप ऑफ ग्रोथ इज ह्यूज। समझ रहे हो, बहुत बड़ी स्कोप है आपके पास। नाउ कोविड के बाद आप देखोगे तो के शेप ग्रोथ भी हुई है थोड़ी सी, मतलब जो ऊंचे गए, कुछ चीजें बहुत ऊंची गई, कुछ चीजें बहुत नीचे गई। यहां पर एक चीज हुई, हाई एंड और लग्जरी हाउसिंग की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा। 2019 में अगर आप देखोगे तो सिर्फ 4% अल्ट्रा लग्जरी और 7% लग्जरी और 16% हाई एंड हाउसेज होते थे। और 2023 में आप इनकी कंट्रीब्यूशन देख सकते हो, 4 का 9 हुआ, 7 का डबल हुआ 14, और जो हाई एंड हाउसेज हैं 4 करोड़ 5 करोड़ वाले, वो 28% तक के मार्केट शेयर पे गए। तो लोग अब क्या चाह रहे हैं, हमारी जो लिविंग स्पेस है बहुत प्रीमियम और कॉस्मोपॉलिटन होना चाहिए। बढ़िया मस्त सर्विस लिफ्ट अलग हो, सर्वेंट लिफ्ट अलग हो, सर्वेंट क्वार्टर अलग हो, मजे ही मजे, स्विमिंग पूल भी है, जकूजी भी है, मजे ही मजे। समझ रहे हो, इस तरह से लोग चाह रहे हैं। और अगर आप देखोगे तो पिछले ये 7 सिटीज का, इंडिया की टॉप 7 सिटीज का एवरेज रियल एस्टेट प्राइस है, आप देखो 2012 से लेकर के 2019 तक ये प्राइस ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। और उसके बाद 2020 से लेकर के अभी तक हर साल, साल दर साल ये 10.7% CAGR से बढ़ रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात? क्या टेलविंड्स हैं? दो बड़े टेलविंड्स जो आते हैं। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जब मैं वैल्यूएशन की बात करता हूँ रियल एस्टेट का, तो हम लोग है ना यहाँ पर अर्निंग्स पे रिलाई नहीं कर सकते। मतलब जो हम नॉर्मल पी रेशो देखते हैं ना, प्राइस बाय अर्निंग रेशो, वो यहाँ पर चलेगा नहीं। कारण क्या है, इनकी जो देखो ना, ये इसका अर्निंग रेशो आप देखोगे तो प्लस माइनस होता हुआ दिखेगा। समझ रहे हो, देखो ये अर्निंग रेशो पे काम नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा, क्यों नहीं चलेगा अर्निंग रेशो पे काम? ठीक है, इस समय और दूसरी क्या चीज फेवरेबल टेलविंड, इस समय अफोर्डेबिलिटी सबसे ज्यादा लाइफ टाइम हाई पर है। मतलब लोग ये बोल रहे हैं कि हम खरीद सकते हैं घर, और इंटरेस्ट रेट भी पीक पर है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट कोलैप्स करेंगे और ज्यादा रेट कम होंगे, होम लोन का रेट कम होगा, इजीली लोग घर अपना खरीद सकते हैं। अगर आप अभी देखोगे तो कंपनीज जो हैं, जो टॉप कंपनीज हैं इंडिया की, डीएलएफ, गोदरेज, ओबरॉय, ये उनका डेट पोजीशन है। क्या हो रहा था 2016-17 तक? आप ओबरॉय, गोदरेज प्रॉपर्टीज को देखो, 1 रुपया मालिक ने लगाया था, 1 रुपये 80 पैसे की डेट लेके रखी थी। समझ रहे हो आप प्रेस्टीज स्टेट को देखो, 1 रुपये जितना पैसा जेब का मालिक का लगा था उससे कई गुना ज्यादा 2 टाइम तक प्रेस्टीज पहुंच गया था। क्या इन सब लोगों ने बहुत कम कर लिए हैं क्या डेट? रियल एस्टेट इस समय आप देखोगे जो टॉप 5-10 बिल्डर्स हैं, 5 बिल्डर्स हैं, दे आर ऑलमोस्ट ऑपरेटिंग ऑन अ वेरी डेट फ्री कैपेसिटी, विच इज़ अ वेरी गुड फॉर द कंट्री, फॉर द सेक्टर। ठीक है, पहले क्या होता था, आप समझना, वो अर्निंग की जो मैंने बात करी थी उसका ध्यान से समझना। पहले क्या होता था, जैसे मान लो 100 करोड़ रुपए की सेल हुई आपकी प्रोजेक्ट की, 100 करोड़ का माल बिका,
तो अब ये पूरी 100 करोड़ रुपए आज ईयर 0 पे थोड़ा ना आप रिकॉर्ड कर लोगे। पहले ऐसा होता था कि ईयर 1 तक देखो कि मान लो ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट 15% कंप्लीट हुआ है। तो जब 15% प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो ईयर 1 पे सिर्फ 15 करोड़ की सेल बुक करो। ईयर 2 तक आते आते ये प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हो गया, तो ये 35% कंप्लीट हो गया। तो 35% में से 15% की सेल तो मैंने पहले ही बुक कर दी थी, तो मैं 20 करोड़ की सेल और बुक करूंगा। इसको बोलते हैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। समझना, इसको बोलते हैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये चीज अब बंद हो गई। अब क्या हो गया, अब ये हो गया तूने एक फ्लैट जब डिलीवर करा, जब तूने चाबी दे दी सामने वाले के हाथ में, समझना, तब तेरे को रेवेन्यू बुक करना है। मतलब अब हो क्या रहा है, एक्सपेंस आपको करने हैं, जब वो एक्सपेंस कब बुक कर रहे हो आप किताबों में, बुक्स में, जब वो एक्सपेंस एक्चुअल में हो रहे हैं। और रेवेन्यू कब बुक कर रहे हो, डिलीवरी पे। तो मेरा पूरा का पूरा खर्चा तो आज हो रहा है प्रोजेक्ट में, और इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में जो रेवेन्यू की बुकिंग हो रही है वो तो 12 से 18 महीने के बाद हो रही है। तो इसके कारण क्या होता है, अर्निंग जो है वो फ्लक्चुएट करती हैं। अर्निंग जो है वो फ्लक्चुएट करती हैं। ठीक है। रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो बहुत वल्नरेबल है। समझ रहे हो, रेवेन्यू अर्निंग फ्लक्चुएट। इस समय क्या कर रहे हैं रियल एस्टेट वाले, क्या फोकस कर रहे हैं, हमको डाइवर्स करना है। हम रेसिडेंशियल भी बनाएंगे, कमर्शियल भी बनाएंगे, इंडस्ट्रियल वेयरहाउस भी बनाएंगे, एक हेल्दी मिक्स के ऊपर काम करेंगे। ठीक है। मेट्राइसेस आपको कौन कौन से देखना चाहिए एक रियल एस्टेट कंपनी को एनालिसिस करते समय, कितना एरिया उसने बेचना है, कितना एक प्रोजेक्ट कैमिलियास करके जैसे डीएलएफ का प्रोजेक्ट है, तो 12,164 करोड़ का एरिया बिक सकता है और उसमें से कितने की बुकिंग हो चुकी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। इससे मुझे पता चलता है कि मेरा कितना माल बन के तैयार है वर्सेस कितना, मतलब कितना माल बिक बिक सकता है टोटल, और कितना माल अभी तक उसमें से बुक हो चुका है। दूसरा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स होता है वो ये होता है कि आपकी सेल कितने की बुक हुई है। 100 करोड़ की सेल बुक हुई, समझना, और उसमें से बकाया कितना है, 80 करोड़ बकाया है। तो ये जो 100 करोड़ की सेल बुक हुई है तो आपने इन्फ्लेट कर दिया, बाद में आप बोल दोगे कि जिसने बुकिंग करी उसने बुकिंग अमाउंट वापस ले लिया। समझ रहे हो, ये ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या ज्यादा नहीं होना चाहिए, बैलेंस रिसीवेबल एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स बुक्ड, ये दोनों रेशियोज। सेल्स बुक्ड 11,800, बैलेंस रिसीवेबल 283, बहुत बढ़िया बात है। डीएलएफ ने 11,800 की, देखो 12,164 करोड़ रुपए का माल बिकने को तैयार था कैमिलियाज में, उसमें से 11,800 का तो बिक गया, और जो 11,800 का बिका उसमें से सिर्फ 283 करोड़ है जो आना बाकी है। उसके अगेंस्ट में आप दूसरा प्रोजेक्ट देखो इसका, दहालियास, यहां पर 35,000 करोड़ का माल बिकने को तैयार है, 11,800 का बिका है, अभी बुक हुआ है, और इसमें से 10,500 आना बाकी। मतलब अभी अभी ये प्रोजेक्ट लॉन्च करा होगा, धीरे धीरे आएगा पैसा, अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट है। समझ रहे हो, वैल्यूएशन आप कैसे कर सकते हो, पता है, बहुत सिंपल है। कितने का पोटेंशियल है बेचने का, पोटेंशियल एरिया स्क्वायर फीट कितना है कंपनी का, इनटू एवरेज प्राइस। ये आपको कहां पर मिलेगा पता है, इसके लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे कॉन कॉल्स। सब चीजें आपको परोसी नहीं जाएंगी, आपको पढ़ना भी पड़ेगा। अगर कोई रियल एस्टेट बिजनेस है, मान लो, जो कि रेंटल इनकम के अंदर है, हाँ, कि सर हम तो 700 करोड़ रुपए साल की रेंटल इनकम करते हैं, तो इसका वैल्यूएशन एनी वेयर बिटवीन 7 8 50 600 करोड़ टू 7,000 करोड़ के आसपास आ सकता है। रेंटल पार्ट पे आप 10 का मल्टीपल दे सकते हो, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एक बॉल पार्क नंबर है। ठीक है, बाकी आप इसको अच्छे से करिए, मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई है रियल स्टेट की। क्या आप अब रियल स्टेट कंपनीज को भी पढ़ना शुरू कर सकते हो, स्टार्ट तो करो, समझो ना, गूगल की मदद लो, चैट जीपीटी की मदद लो। ठीक है, कमेंट जरूर छोड़ना, लाइक जरूर करना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।